Hey guys, Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. So this is Mokshika and you're watching Sabha Cam. Welcome back guys. बहुत दिन बाद मिल रहे हैं. सॉरी इतना डिले होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कुछ पर्सनल काम में इतना फंस गई थी कि आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू मेक वीडियोस, सो मैं थोड़ा लेट हो गई. बट अब मैंने सोचा है कि एज़ बहुत सारे बच्चों की विंटर वेकेशंस पढ़ ही गई होंगी, क्योंकि न्यूज़ में 1 to 15 की विंटर वेकेशंस दिखा ही रहे हैं, तो मैं लाऊंगी कुछ सीरीज़. मतलब जो भी आपकी CBSE में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं साइंस में, वी विल मेक अ फुल जितने भी चैप्टर्स की जितनी भी वीडियोस होंगी मेरे पास अवेलेबल, मैं सारी ही बना दूंगी और जितना भी मेरे पास कंटेंट होगा. एंड देन अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो है मेरी बायोलॉजी सीरीज़. चैप्टर 6 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर ही दूँगी, उसे आप देख लीजिएगा. फॉर नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 5 विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जब भी हम फंडामेंटल या कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत बेसिक है, तो मेरे दिमाग में फटाक से आता है कि दैट इज़ सेल. सेल ही है जो ऐसी पहली चीज़ है जिससे हम बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर हम उस सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. तो ये जो छोटा सा पैरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट्स नथिंग बट जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड. जब बेसिकली 1665 में रॉबर्ट हुक ने, अगर आपको यहाँ दिख रहा है उनका नाम, सो इट्स रॉबर्ट हुक रिटन ओवर हियर, and 1665 is mentioned over here, so I'm just telling the main points of these paragraphs. I'll start with the main content afterward. So जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क का एक थिन स्लाइस करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था, तो उनको ऐसा लगा था जैसे हनी कॉम होते हैं ना, उसके अंदर छोटे 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 छत्ते होते हैं, कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट्स होते हैं. उस टाइम पे क्या होता था, मॉन्क्स रहते थे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में. तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे मॉन्क्स के रूम होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, या फिर आप कह सकते हो हनी कॉम्ब होता है. हियर इट इज़ रिटन ऑल्सो द पॉइंट्स आई एम टेलिंग, आई एम जस्ट मार्किंग देम ऑल्सो, कि आपको पता चल जाए कि मैं बुक से अलग नहीं पढ़ा रही. ठीक है, तो इसीलिए ही उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम रखा था सेल. क्या नाम रखा था? सेल. सो दैट वाज हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड. अब आप सोचेंगे कि उनको कॉर्क कहाँ से मिला, तो इन्होंने लिखा है कि बार्क, इट इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. बार्क होती है ट्री की, उसका एक सब्सटेंस होता है. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो ट्री के पास गए होंगे, उन्होंने पहले बार्क काटी होगी, उसमें से कॉर्क निकाला होगा. नहीं, क्या हुआ था, वो उस टाइम पे ना उन लोगों को शराब पीने का बहुत शौक था. तो इस तरीके से शराब की पहले बोतल हुआ करती थी, और उनके ऊपर ना इस तरीके से, अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे एक वो लगी रहती है, ये चीज़ ढक्कन सा लगा रहता है, वो होता है लकड़ी का. सॉरी, ड्राइंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई, इतनी बुरी नहीं है मेरी ड्राइंग, बट आई डोंट नो कैसे हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से ना एक लकड़ी का वो लगा रहता है, इस तरीके से उसकी कुछ शेप सी होती है, तो वो लगा हुआ था. उन्होंने उसका स्लाइस किया, उन्होंने देखा, तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली व्हाट इज़ बेसिकली सेल. सो दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. क्योंकि ऐसा पहली बार था कि किसी ने किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जैसे ट्री है, ट्री का एक पार्ट है कॉर्क, बार्क का पार्ट है, उसका कुछ देखा हो. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, एंड दिस use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. Okay, तो अब हम पढ़ते हैं what are living cells made up of. बट उससे पहले देखिए, आपके इसमें जो बुक में कंटेंट है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया हुआ है जितना मुझे लगता है. तो अब मैं आपको सीरियल वाइज पढ़ाऊंगी, जिससे मुझे लगता है कि सीरियल वाइज पढ़ाना चाहिए. तो अब सबसे पहले हमने देखा कि डेड सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. नाउ लेट्स सी कि लिविंग सेल्स और उसके कंपोनेंट्स की डिस्कवरी कैसे हुई. तो अभी लिविंग सेल शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ. लिविंग सेल बेसिकली 3 चीज़ से बना होता है. मतलब मेनली
एक उसकी न्यूक्लियस होती है जिसे ब्रेन भी कहते हैं उसका, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म होता है जो बेसिकली फ्लूइड मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है, एंड तीसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, सॉरी आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उनको आउटर उससे सेलेक्ट करता है। तो अब देखते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, इसको कर रहा है यहाँ पे प्लाज्म, इधर साइटोप्लाज्म फील्ड रहता है, एंड ये जो लेयर होती है उसको बोलते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। तो अभी हम इनकी डिस्कवरी भी समझेंगे, बट पहले हम समझते हैं लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था और इनके पार्ट्स किसने डिस्कवर किए थे, फिर हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये येलो बॉक्स है, इसे हम लोग बेसिकली हम बहुत कम पढ़ते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टडी मटेरियल के उससे देखें तो। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, चलिए। तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, हमने वो देख लिया, बट वो डेड सेल्स थे। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव होता है जो पहले का या नया आप कह सकते हो, या जिसमें ज़्यादा वो नहीं था, फोकस नहीं कर सकते थे ज़्यादा, ऐसे माइक्रोस्कोप था। बट ल्यूवेनहॉक इन 1674, अब आप टाइम लिमिट लगा लेना कितने साल बाद किया, आई थिंक 9 साल बाद किया था, नहीं 9 साल बाद नहीं, एक्चुअली 9 साल बाद ही किया था, मैंने कैलकुलेशन करी है, तो ठीक है 9 साल बाद आई थिंक इन्होंने किया था, 9 साल इज़ द करेक्ट आंसर। तो इनका पूरा नाम है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, एंड उसके बाद इन्होंने फ्री लिविंग सेल डिस्कवर करे, कहाँ, पॉन्ड वाटर में, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली था कि किस तरीके से पहली बार लिविंग सेल आए, वो आए थे 1674 में। नाउ डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उनके जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो किसने डिस्कवर करे। जैसे जो सबसे मेन या इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं, जैसे ब्रेन कहते हैं एक सेल का, वो होता है न्यूक्लियस। सो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन विच ईयर? 1831। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ईयर में और किसने करे था। ठीक है, now Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell and the cell theory that अच्छा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे? प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म। तो वो किसने किया था? बड़ा आसान सा है, कॉइंड की थी वो टर्म, पता तो सबको थी ही, परकिंजी ने करी थी। ठीक है, कब? 1839। फिर 8 साल बाद कर दी इन्होंने, काम कर दिया इन्होंने भी, है ना। चलिए कोई नहीं, बट अगर आप ध्यान से ना इन दोनों की ईयर का डिफरेंस देखें तो ये बहुत ज़्यादा था, ये था 357 ईयर्स का डिफरेंस था। ये 1674 एंड ये 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुई। तो न्यूक्लियस अब हमें बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट उस टाइम किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो न्यूक्लियस वॉज अ वेरी ग्रेट डिस्कवरी। Now the cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life were presented by the two biologists Sheldon and Schwann 30 ये वही same years हो गया। Now the cell theory was further explained by Virchow। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही आते हैं, ये 1855 के अंदर दे दी गई, ये Virchow ने दी। And with the discovery of the electron microscope in 1930, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. So अब I think हमारे पास enough information है, हमें enough पता है कि किसने क्या किया, कब किया। So अब हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। So let's get started. जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था, मतलब इससे पहले जो था उसमें कुछ नहीं था, बस हमने छल्ली होती है, छल्ली अगर आपने कभी देखी हो तो, हमने बस छल्ली जो होती है ना, वो कि प्याज की जो वो होती है ना पतली सी एक लेयर, उसको छल्ली कहते हैं। तो अगर आपने नहीं सुना हो तो मम्मी से पूछ लेना कभी। उसका एक माउंट प्रिपेयर किया था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट्री चीज़ प्रिपेयर करी थी उससे, जिससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है ना, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? उन्होंने क्या देखा, ऐसा उन्होंने वही सेम चीज़ देखी, कंपार्टमेंट्स देखे, लेकिन उन्होंने कंपार्टमेंट्स में ना कुछ होल्स भी देखे बीच में, तो वो एक्चुअली न्यूक्लियस था। 1 मिनट अगर आपको भी दिखना रहा हो, 2 मिनट, एंड ये साइटोप्लाज्म था जो मैंने अभी आपको पार्ट बताया। तो उन्होंने ये 2 चीज़ें देखी। इफ़ यू आर एबल टू सी देन वेट, दिख रहा है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
लेट्स नाउ अब टॉपिक पे आते हैं. हाँ, so these structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. देखिए ये बड़ी फनी सी बात है. अनियन बल्ब कि अनियन जो है वो बल्ब जैसे दिखती है, इसलिए उसे अनियन बल्ब बोल देते हैं. खैर छोड़िए. So we find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope, and the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. बड़ी सिंपल सी बात है भाई. सेल सेम ही दिखेगा क्योंकि उसके अंदर वही सेम न्यूक्लियस है, वही सेम साइटोप्लाज्म है. कंडीशन इज, अगर आप 2 अनियन लोगे, बेशक उनका डिफरेंट साइज हो, तब उनका सेल सेम दिखेगा. ऐसा नहीं है आपने एक तो ले लिया मतलब एक तो ले लिया इंसान, एक ले लिया आपने जानवर, एक ले लिया कोई प्लांट, और फिर आप कहने लग जाओ दोनों के सेल सेम होंगे. नहीं, उनके अंदर सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर नहीं होती. तो वो ये कह रहे हैं कि शेप या साइज एक अनियन बल्ब का डिपेंड नहीं करता कि उसके सेल्स कैसे होंगे, उसके सेल्स हमेशा सेम ही दिखेंगे. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb, and these structures are called cells. देखो जब हम छोटे थे हमसे कहा जाता था कि जैसे ना एक ह्यूमन को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होती हैं, ब्रिक्स चाहिए होती हैं, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स. तो वही बात आ गई यहाँ पे. Now not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells, and however there are also single cells that live on their own, जैसे अमीबा. जैसे अब इन्होंने यहाँ ये पॉइंट क्यों लाया, देखिए भाई, अब इन्होंने यहाँ ये पॉइंट क्यों लाया, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अभी हमें समझाना चाहते हैं मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेनी सेल्स. इसके अंदर होता है सिंगल सेल, जो एक ही सेल होगा, उसके अंदर बहुत सारे सेल, ठीक है. इसके अंदर बहुत सारे होंगे, इसके अंदर एक ही होगा. इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, तो उनका बहुत सारे काम तो दोनों के अंदर सेम ही होते हैं. बट इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो उन सेल्स को आगे टिश्यूज़ में डिवाइड कर देगा, टिश्यूज़ को आगे ऑर्गन में डिवाइड कर देगा, ऑर्गन को आगे ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड कर देगा. वो ऐसे काम करेंगे. लेकिन इसके अंदर सिंगल ही सेल होगा, तो काम तो वो सारे करेगा, लेकिन वो अकेला ही सारे काम करेगा. ठीक है भाई. तो मतलब ये सारा इनमें डिफरेंस होता है. अब इसमें अमीबा आ गया यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर में ह्यूमंस आ गए. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर आगे बात करते हैं द इन्वेंशन. अब यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है. तो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, एंड इट इज़ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, आगे आ जाएंगे, बैक्टीरिया. So these organisms are called unicellular organisms, मतलब uni, single, and on the other hand many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi मतलब many, such as fungi, plants and animals. Now can you find out names of some more unicellular organisms? Every multicellular organism has come from a single cell, and how cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from the pre-existing cells, जो थ्योरी हमें 1855 ने वर्चाउ ने दी थी. Now some organisms can also have cells of different kinds. Now look at the following pictures. ये स्मूथ मसल सेल्स की हैं, ये ब्लड सेल्स की है, ये नर्व सेल की है, ये ओवम की है, ये बोन सेल की है, ये स्पर्म की है, ये फैट सेल की है. इसमें वैक्यूल बड़ा है. क्यों बड़ा है? क्योंकि इसको फैट ज़्यादा स्टोर करना है. इसमें डेंड्रिट्स हैं, इसमें एक्सॉन्स है. क्यों? क्योंकि इसे मैसेज सेंड करना है. ठीक है. ये नर्व सेल हो गया, बोन सेल हो गया. ओव्यूम है, इसके पास टेल है क्योंकि इसे रिप्रोडक्शन करनी है, तो इसको जाना है. ओव्यूम है, और ये स्मूथ मसल सेल है, स्पिंडल शेप के. क्यों है? क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करनी है. तो सबकी शेप उनके वर्क पे डिपेंड करती है, सबकी शेप उनके काम पे डिपेंड करती है, सबका डिफरेंट होना उनके जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस पर डिपेंड करता है.
The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes कि अगर उनको खाना लेना होता है तो वो अंदर कर लेते हैं, and in some cases the cell shape should be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. Easy. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are a living cell perform these basic functions. We know that there is a division of liver in multicellular organisms such as human beings, and this means that different parts of the human body perform different functions. हर part different function perform. तो ये सब बता चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मैं सिर्फ read कर रही हूँ. The human body has a heart to pump blood. उसके पास heart होता है जो blood को pump करता है. Stomach होता है जो food को digest करता है, इसी तरीके से बहुत सारे. Now similar division of work is also seen within a single cell. In fact, मतलब हमें तो ये पता ही नहीं था उनके अंदर भी डिवीजन होती है. In fact, each such cell has got certain specific components within it, which are known as cell organelles. Now, क्या बोल रहा है वो कि ये जो डिवीजन होती हैं ये होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टमक होगा, हार्ट होगा, बट ऐसा नहीं है कि एक सेल के अंदर डिवीजन्स नहीं होती. नहीं, एक सेल के अंदर भी डिवीजन्स होती हैं. एंड एक सेल के अंदर जो डिवीजन्स होती हैं जो स्पेसिफिक वर्क या फंक्शन करने के लिए प्रोग्राम की जाती हैं उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. That has got some specific components within it are known as cell organelles, and each kind of cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, clearing up the cell and so on. And a cell is able to live and perform all its functions because of these organelles, and these organelles together constitute the basic unit called a cell. And it is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. वो बोल रहा है कि मतलब हर सेल के अंदर सेम ही टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके का नहीं है. नाउ व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. मैंने जो बताए थे कि वो 3 चीज़ों से बना होता है, वही 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्रीफ. अब हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं सब चीज़ों को, तो थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं. We saw above that the cell has special components called organelles. Now, how is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we could come across 3 features in almost every cell, which is plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. And all activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Now, let us see how. This is the first, which is plasma membrane. हमने भी पढ़ा था कि ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सभी सेल्स में पाई जाती हैं. ये भी तो अब हम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं. 3 चीज़ों से बना होता है बेसिकली एक सेल. उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आते हैं. तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की, उसको बाहर के किसी भी कंटेंट से अलग रखती है. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. कुछ ही materials की exit and entry को वो allow करती है, and it also prevents movement of some other materials, and thus the cell membrane is called selectively permeable membrane. मतलब permeable है, अंदर बाहर जाने दे रही है, लेकिन कुछ selectively चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने दे रही है, इसलिए इसको selectively permeable membrane कहते हैं. Now, how does the movement of substances take place into the cell and how do substances move out of the cell? अब ना बेसिक क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि भाई अंदर या बाहर जाते कैसे हैं. तो अंदर या बाहर जाने के 2 ही मीडियम हो सकते हैं, या तो एयर या फिर वाटर. तो एक बात तो समझ लीजिए, वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे जाते हैं. लेकिन क्या प्रोसेस होती है, कैसे अंदर जाते हैं. मीडियम तो समझ लिया, मीडियम है तो एयर होगा या वाटर होगा, लेकिन अंदर बाहर जाने का भी तो वो होगा. तो अब हम वही समझेंगे कैसे जाते हैं. तो अब सबसे पहले समझेंगे एयर का कि CO2 अंदर कैसे जाता है, O2 अंदर कैसे जाता है एंड CO2 बाहर कैसे आता है. सबसे पहले वो समझेंगे. Now, some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion.
अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उन्हें कहते हैं डिफ्यूजन। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, जिसकी वजह से वो अंदर बाहर जाते हैं, अभी इसमें सिर्फ प्रोसेस बताई है, प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं बताई है, अभी वो हम पढ़ेंगे। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे ये और ये अंदर बाहर कर सकते हैं, किस प्रोसेस की वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। पर डिफ्यूजन होती क्या है वो समझते हैं। अगर आपने कभी देखा हो एयर के अंदर, तो बच्चे आपको ये आपने देखा होगा कि एयर के अंदर ना नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, CO2 भी होता है, O2 भी होता है। सबके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बट वो फिर भी मिक्स्ड होते हैं। ऐसा क्यों? वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन मतलब दो एयर की चीज़ें हो या कुछ भी चीज़ हो ना, वो मिक्स हो जाती हैं आपस में, वही पढ़ना है हमें यहाँ। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Spontaneous movement होता है हायर से लोअर, लोअर से हायर में, एंड चीज़ें डिफ्यूज हो जाती हैं। Something similar to this happens in cells when, for example, some substances like CO2, मतलब आप ये समझ लो डिफ्यूजन यही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जाएगी। बस हमें ये समझना है कि उस मोमेंट पे हायर कंसंट्रेशन उस गैस का या उस वाटर में मिले हुए सब्सटेंस का कब होगा, तो हम वो समझेंगे। समझ आ रही है ना बात? तो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, some substances like CO2, which is cellular waste, requires to be excrete out by the cell. अब ध्यान से बताना, अभी इसको भूल जाओ। CO2 को बाहर जाना है। हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस समझा कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है तो कोई चीज़ क्या होगी? अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है और बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो CO2 क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बाहर भाग जाएगा। तो यही चीज़ इन्हें बताएंगे। Now, it is a cellular waste and it requires to be excreted out of the cell. कैसे जाएगा? Accumulates in high concentrations inside the cell. जो CO2 होता है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low. अब बाहर कम है, अंदर ज़्यादा हो गया, as compared to that the inside cell. So as soon as there is a difference of concentration of CO2, जैसे ही भैया अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, भट से बाहर भाग गया। ठीक है, comes out of the cell and from a region of higher concentration to a region of low concentration out the cell by the process of diffusion. And ये क्यों हुआ? वो क्यों बाहर भागा? उसके अंदर ये मूवमेंट क्यों हुआ? वो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे बाहर लोअर कंसंट्रेशन में भागा? उसका कारण था डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस ही वो है जहाँ लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कुछ समझ आ रहा होगा। अब देखो सिमिलर केस हम O2 में पढ़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन में। अब आप सोचो O2 एक असेंशियल मटेरियल है सेल के लिए, वो अंदर आना है। अंदर कैसे आएगा? जब बाहर हायर होगा, अंदर लोअर होगा, तो भट से अंदर आ जाएगा। नाउ सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases, and thus diffusion plays an important role in the gases exchange and between the cell as well as the cell and its external environment. बस खत्म। तो अब हमने देखो स्टार्टिंग में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. तो हमने diffusion से दोनों ही के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि कैसे वो अंदर जाते हैं, कैसे बाहर आते हैं। फिर हमने पढ़ा था दो मीडियम, कि या तो एयर से कोई सब्सटेंस अंदर बाहर करता है या वाटर से करता है। तो एयर तो भैया बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अब वाटर भी पढ़ ले। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो वाटर में होती तो सेम चीज है, जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूव करेगा, लेकिन उसके अंदर जो ये प्रोसेस होती है इसको हम नाम दूसरा दे देते हैं, विच इज ऑस्मोसिस। Water obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. Okay.
Osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Now, thus osmosis is a passage of water from a region of higher concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower concentration till equilibrium is reached. Equilibrium मतलब बाहर भी सेम कंसंट्रेशन हो, अंदर भी सेम कंसंट्रेशन हो. अब बात आती है क्या कंसंट्रेशन हो. अरे वाटर का कंसंट्रेशन हो. ठीक है, अब देखते हैं. अब देखो 3 टाइप के हम इसमें सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, विच इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. 3 टाइप के सॉल्यूशंस में क्या होता है हम ये पढ़ेंगे. देखिए हाइपोटोनिक में क्या होता है कि आउटसाइड जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें ना वाटर का ना कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है. जो वाटर का कंसंट्रेशन आउटर में बहुत हाई है, मतलब डिल्यूट सॉल्यूशन है, पानी पानी है उसके अंदर. अब ज़्यादा पानी है तो हाई कंसंट्रेशन हो गया तो वो अंदर आ जाता है. इसका मतलब जो सेल होगा उसके अंदर पानी भर जाता है, मतलब सेल स्वेल कर जाता है. दूसरा टाइप का सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक. इसके अंदर क्या होता है, बाहर बहुत पानी कम होता है, पानी का क्या हो गया, कंसंट्रेशन लोअर हो गया, बट सॉल्वेंट मतलब जो भी चीज़ चीनी नमक कुछ भी उसके अंदर मिला रहता है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है. इसका मतलब सॉल्यूशन का टाइप कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था वो बहुत. अब क्या हुआ, बाहर पानी का लो कंसंट्रेशन है, अंदर हाइयर है, तो बस हाइयर टू लोअर जो सेल है उससे बाहर चला जाता है पानी, मतलब सेल श्रिंक कर जाता है. आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे रीच कर जाता है, मतलब बाहर भी सेम कंसंट्रेशन रहता है पानी का, अंदर भी सेम कंसंट्रेशन रहता है पानी का, तो कुछ भी नहीं होता, सेल जैसा है वैसा ही रहता है. तो बस अब इन 3 सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं. इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डिल्यूट. डाइल्यूट मतलब क्या है, पानी पानी है, एंड द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. Now, water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but water will come into cell, then will leave, and the net overall result is that water enters the cell, and the cell is likely to swell up. Now second type आते हैं that if the medium has exactly the same water concentration as the cell, now there will be no net movement and of water across the cell membrane and such a ये हो गया isotonic. Now water crosses the cell membrane in both directions, but the amount of going is in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water and the cell will stay in the same size. अगर हम third देखें, the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning it is very concentrated solution, मतलब बहुत सारा solute है, लेकिन हम यहाँ किसके concentration की बात कर रहे हैं, हमने बोला था medium या तो air होगी या water होगा, तो हम ये किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम ये वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं. हमें सॉल्वेंट से कोई मतलब ही नहीं है, उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ वाटर से मतलब है. तो वाटर बाहर क्या है, कम है, तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, एंड जो वाटर है वो सेल के अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब सेल विल shrink, and thus osmosis is a special case of diffusion though a selectively permeable through a selectively permeable membrane. मतलब केस तो डिफ्यूजन का ही है बट एक थोड़ा स्पेशल केस है. नाउ लेट अस ट्राई, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. वो बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर जो प्लांट्स होते हैं ना, सॉरी सेल्स जो होते हैं जैसे अमीबा हो गए, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये इनके अंदर पानी आता कहाँ से है, हाउ दे गेन वाटर, ये वाटर ऐसे ही गेन करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस. अब्जॉर्प्शन ऐसे ही करते हैं ये पानी का. अच्छा, गेन कब करेंगे, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा. इसका मतलब क्या है, जब बाहर पानी बहुत ज़्यादा होगा और सेल के अंदर पानी बहुत कम होगा तो इनके अंदर पानी आ जाएगा. इसी तरीके से रूट्स भी ऑस्मोसिस फॉलो करती हैं, एंड thus diffusion is important in exchange of water and gases in the life of a cell. And in addition to this, the cell also
nutrition from its environment, and different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. And the plasma membrane is flexible and made up of organic molecules called proteins and lipids. And however, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. फ्लेक्सिबल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिपिड प्रोटीन उनसे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, गैसेस वाटर का इन एंड आउट करवाती है, तो बहुत सारी चीज़ें करती है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment, and such process is known as endocytosis. And amoeba acquires its food through such processes. एंडोसाइटोसिस बोलते हैं बेसिकली इसको. एंडोसाइटोसिस का मतलब यही होता है कि जब खाने को एनगल्फ कर लिया जाता है, मतलब जैसे अमीबा अपने खाने को क्या करता है, जकड़ लेता है, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. अब जैसे किसी उसमें पानी बाहर जा रहा था, श्रिंक कर रहा था ना सेल, अब श्रिंक कर रहा है मतलब पानी बाहर जा रहा है, मतलब कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक. तो जब पानी बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ. तो इसी तरीके से हमारा पहला पार्ट विच इज सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज hit the like button below, subscribe to my channel, share the video, and I hope कि मैं इसकी आगे की वीडियोस भी जल्दी अपलोड करूँगी एंड ये सीरीज़ जल्दी से कंप्लीट करूँगी. Now it's all for today. Thank you. Bye bye.